हेलो एस्पायरेंट्स। वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने प्रियम्बल संवैधानिक प्रस्तावना को समझ लिया था। संवैधानिक प्रस्तावना के बाद हम बारी बारी से भाग ए से लेकर भाग 22 तक प्रॉपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाग एक। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक भाग एक में दे रखा है। ठीक है, तो भाग ए जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहले हम शब्द को समझेंगे कि ये जो संघ शब्द है इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं, संघ का मतलब है कि कोई भी एक एरिया या कोई भी राज्य अगर हमारे देश में आ गया तो उसको आने की इजाजत तो है, लेकिन हमारे देश से अलग होने की इजाजत उसको नहीं है। यही होता है संघ। जैसे हमारे देश में जो भी राज्य है, मान लीजिए एमपी है। एमपी अगर ये कहता है कि नहीं, स्वतंत्रता है, हम क्या चाहते हैं कि हम अपना अलग एक देश चाहते हैं, यानी एमपी को ही हम एक देश चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक संघ का राज्यों का देश है। इसलिए कोई भी राज्य हमारे देश से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे देश में कोई राज्य मिल तो सकता है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता। इसका मतलब है संघ। ठीक है, दूसरा हम इसमें समझते हैं कि राज्य। राज्य का क्या मतलब है? तो देखिए, हम राज्य किसी भी एरिया को कब कहते हैं? जब उसके पास में एक चार एलिमेंट्स होते हैं। पहला, भू क्षेत्र अगर उसके पास है। ठीक है, दूसरा, उसके पास जनसंख्या है, पर्टिकुलर जनसंख्या है, और संप्रभुता है। संप्रभुता के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया है, संवैधानिक प्रस्तावना में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले शब्दों को समझिएगा, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। ठीक है, संप्रभुता। उसके बाद अगर चौथा जो एलिमेंट है वो है सरकार। इन चारों चीजों में से अगर एक भी चीज मिस हो जाती है तो हम उसको राज्य नहीं बोल सकते। तो मतलब हमें ये समझ आया कि राज्य का क्या मतलब है। उस राज्य की पर्टिकुलर एक सीमा होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए उसके पास में। उस राज्य में क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, और चौथा, उसके पास सरकार होनी चाहिए। सरकार, आप जानते होंगे कि सरकार आती और जाती रहती है, बदलती रहती है, तो मतलब एक अस्थाई एलिमेंट है ये। ठीक है, जबकि अगर आप भू क्षेत्र देखें, नहीं, यानी राज्य को ही अगर आप देख लें तो राज्य एक स्थायी है, राज्य कभी बदलता तो नहीं है ना, लेकिन सरकार आती जाती रहती है, इसलिए ये एक अस्थाई एलिमेंट है। ठीक है, इसके बाद एक शब्द है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हम समझते हैं। राष्ट्रीयता का मतलब होता है, ये एक लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है कि जन्म लेना। कोई भी अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो पर्टिकुलर एरिया में जन्म ले रहा है, किसी देश में जन्म ले रहा है, तो वो राष्ट्रीयता कहलाती है। ठीक है, ये एक इमोशनल है, भावनात्मक होती है। जबकि राष्ट्र एक जो शब्द है, इससे हमें पता चलता है कि ये संगठन है, यानी ग्रुप है। ठीक है, चलिए, अब आगे एक शब्द हम देखते हैं कि राज्य जो होते हैं ना, ये राज्य, ये तीन तरीके के राज्य होते हैं। एक तो होता है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष एक ऐसा राज्य जिसका कोई खुद का धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी धर्मों को समान रूप से देखता है। जैसे हमारा देश। हमारे देश में आप देखेंगे कि हिंदू की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारा देश फिर भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। यही खासियत है हमारे संविधान की, यही खासियत है पंथ निरपेक्ष राज्य की। ठीक है, सभी धर्मों को समान नजर से देखा जाता है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य का मतलब होता है कि सभी धर्मों का जो विरोध करता हो वही नास्तिक राज्य है। ठीक है, तीसरा है सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य क्या होता है कि एक विशेष धर्म को मानता हो ऐसा राज्य। कोई ऐसा राज्य जो खुद के एक विशेष धर्म को मानता हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें, श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा राज्य है जो खुद का एक अपना धर्म अलग मानता है। ठीक है, तो हम इसको सैद्धांतिक राज्य आप समझ गए होंगे, नास्तिक राज्य समझ गए होंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 1। और देखिएगा, इन आर्टिकल्स को आप बहुत इत्मीनान से और बहुत धीरे धीरे समझते चलिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन रिपीट करते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है बार बार से इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिरा करके बनाते हैं।
तो आपको ये बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? चलिए, और नोट डाउन भी आप करते चलेंगे। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल नंबर 1 में है। ठीक है? मैंने आपको राज्यों का संघ होगा, संघ का मतलब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स में देखें, संविधान में देखें, तो हमारे देश के 2 नाम मिलते हैं। पहला नाम भारत और दूसरा नाम इंडिया। ठीक है? इसके अलावा आप जब प्राचीन भारत में आप पढ़ते हैं कि हमारे देश के नाम आर्यवर्त भी है, ब्रह्मवर्त भी है ना? ये सब जो नाम हैं, ये हमारे पुराणों में दिए हुए हैं। लेकिन अगर संविधान की बात करें तो संविधान में सिर्फ 2 नाम भारत के दिए हैं, यानी भारत खुद और इंडिया। ठीक है? अगर हमारे देश में कोई भी संधि होती है, यानी विदेश नीतियाँ जो चलती हैं, वो इंडिया के नाम से चलती हैं। क्लियर है इतना? दूसरा मैं आपको बता दूं कि जब पॉपुलेशन नापी जाती है ना? तो अगर अर्बन पॉपुलेशन अगर देखनी हो, शहरी अर्बन पॉपुलेशन, तो वहां पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की देखनी हो, ग्रामीण जनसंख्या, तो वहां पर भारत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जब संविधान सभा संविधान को बना करके तैयार कर चुकी थी, तब इस बात पे डिस्प्यूट था कि इंडिया हम नाम को रखें या भारत नाम को रखें। तो हमने दोनों नामों को रखा है। भारत, कुछ लोग फेवर में थे कि इंडिया ही ठीक है, और कुछ लोग फेवर में थे कि भारत को ही रहना चाहिए। तो हमने क्या किया, बीच का रास्ता निकाला और दोनों का नाम क्या कर दिया, भारत अर्थात इंडिया। ठीक है? दूसरा आपको पता होना चाहिए, इंडिया जो शब्द है वो यूनानियों ने दिया है। ठीक है? यूनानी जो हैं उन्होंने हमारा इंडिया शब्द दिया है। क्यों दिया है? रीजन आपको पता होगा, इंडस रिवर के चक्कर में। इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ते हैं तो किस सिंधु नदी के किनारे पर था। ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ कि पहले से ही ये लोग क्या है, हमारे देश को इंडिया कहते थे, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था, इंडस नदी के किनारे। ठीक है? इंडस रिवर के किनारे। ये हमने आर्टिकल नंबर 1 समझा। अब हम इसका सब आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल नंबर 1 का 2। इसमें क्या है देखिए, यहां पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। लेकिन वो कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में आर्टिकल नंबर 1 में नहीं है। आप इस बात को समझ लें कि आर्टिकल नंबर 1 में ये नहीं है कि हमारे राज्य कितने हैं, हमारे राज्यों के नाम क्या-क्या हैं, ये इसमें नहीं है। संघ शासित प्रदेश कितने हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं, ये अनुच्छेद नंबर 1 में नहीं दिया। अनुच्छेद नंबर 1 में सिर्फ इतना दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है? अब देखिए इसका क्लॉज जो दूसरा है, यानी 2, यानी आर्टिकल नंबर 1 का सब क्लॉज 2, ये कहता है कि राज्य और उनके क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि संविधान में जो राज्यों के नाम है वो पहली अनुसूची में है। ठीक है? अगर किसी भी का भी नाम बदलता है तो हम पहली अनुसूची में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है? चलिए इसको मैं बता देता हूं आपको, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो किसमें गिवन है, जो पहली अनुसूची में है। पहली अनुसूची में जो दे रखे हैं वो इसमें होंगे। ठीक है? इतनी बात क्लियर हो गई, यानी कि आर्टिकल नंबर 1 का 2 ये कहता है। इसके बाद हम आर्टिकल नंबर 1 का ही 3 और देखते हैं, जिसमें ये कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल कौन-कौन से होंगे। ठीक है? कौन-कौन से शामिल होंगे? पहला, राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है? दूसरा, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, पहली अनुसूची में जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वे, यानी राज्य और संघ राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज, और ये यहां पर स्टेट्स आ गया। और दूसरा, ऐसे राज्य जो बाहर से अर्जित किए जाएं, ऐसे राज्य जो बाहर से अर्जित किए जाएं, ये सब क्या होंगे, आर्टिकल नंबर 1(3) में होंगे। ठीक है? यानी इनका कहने का मतलब तीसरे का ये है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा।
राज्य क्षेत्र में शामिल। राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा? आर्टिकल नंबर 1 का 3 ये कहता है कि राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होगा, यानी एक तो खुद राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और जो बाहर से अर्जित किए गए हैं वे राज्य। ठीक है, आई होप आपको पहला आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब हम आर्टिकल नंबर 2 समझते हैं। अनुच्छेद 2 दो क्या कहता है? इसमें है कि नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश मतलब कि जो राज्य बाहर से लिए जा रहे हैं उन राज्यों का प्रवेश। संसद को यह शक्ति है कि अगर बाहर का कोई राज्य है जो हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो उसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऐसा हुआ है। ऐसा कब हुआ है? सिक्किम एक एग्जाम्पल है ऐसा। सिक्किम, तो क्या हुआ, सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है जो स्वतंत्र था और हमारे देश में वो नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि 1974 में इसको हमारे देश ने पहले सह राज्य का दर्जा दिया। सहराज्य, मैं आपको बता दूं, सहराज्य का दर्जा दिया। सहराज्य का दर्जा, सहराज्य का मतलब होता है कि आपके इंटरनल मैटर में तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बाहरी मैटर होगा तो हम आपके उस मैटर में क्या करेंगे? इंटरप्शन करेंगे। बात क्लियर है? सहराज्य का मतलब ये है। तो क्या किया, ये 35वां संविधान संशोधन करके, 35वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को क्या बना लिया? सहराज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, और उसके बाद एक 36वां संविधान संशोधन करके, अगेन 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य। और ये कब होता है? 1975 में, 36वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिक्किम, ऐसा क्या कि सिक्किम पहले स्वतंत्र था फिर कैसे ये वापस, तो देखिए यहां पर ना एक शाही, ये एक शाही राज्य था पहला तो, शाही राज्य। ठीक है, यहां पर एक शासक था चुंग्याल वंश का, चुंग्याल वंश का एक शासक था। तो यहाँ की जो पब्लिक थी वो उस शासक से परेशान थी, जिसकी वजह से उन्होंने खुद चाहा कि हम लोग इंडिया में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां की जनता ने चाहा, तो 1974 में चाहा। ठीक है, तो हमने इसको 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सहराज्य का दर्जा दे दिया। ठीक है, चलिए ये हमने समझ लिया आर्टिकल नंबर 2। अब हम आर्टिकल नंबर 3 समझते हैं। इसमें है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान जो राज्य हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में या फिर कहें सीमाओं में या फिर नामों में परिवर्तन। आर्टिकल नंबर 3 ये कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में क्या करना हो, उसको घटाना हो या बढ़ाना हो या सीमा को घटाना बढ़ाना हो, बात वही है, नामों में परिवर्तन करना हो, ये आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। अगर बाहर से कोई राज्य है उसका प्रवेश हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 2 में आएगा। लेकिन अगर किसी राज्य की सीमा बदल रही है, किसी राज्य का नाम बदल रहा है, तो आर्टिकल नंबर 3 में आएगा। इस बात को आप क्लियर समझ लें। ठीक है, अच्छा दूसरा हम समझते हैं कि देखिए इसके तहत क्या क्या हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं, एमपी, आपने सुना होगा एमपी, एमपी से एक राज्य बना छत्तीसगढ़, बना था छत्तीसगढ़। ठीक है, ये कब बना है? 1 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 राज्य आप याद रखेंगे जो नवंबर में ही बन गए हैं। ठीक है, उनकी डेट्स आपसे बार बार पूछी जाती हैं।
एक बना आपका यूपी से उत्तरांचल, उस समय तो उत्तरांचल ही नाम था ना, उत्तरांचल। अब उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब हुआ, अगर आपको पता है तो कमेंट करें इसके लिए। 9 नवंबर को, 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, यूपी से उत्तरांचल बना। बिहार से एक राज्य बना, झारखंड। 9 के बाद ये 15 नवंबर को बना है। डेट्स आप याद रखेंगे, बार बार पूछी जाती हैं क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग है। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, तो वो आपसे एग्जाम जब होता है तब आपसे ऑप्शन में ये तीनों डेटें डाल दी जाती हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो पहले याद रखेंगे। अगर आप मैप के हिसाब से देखें ना, मैप के हिसाब से, तो यहाँ से देखें आप, एमपी पहले है फिर यूपी आता है ना, एमपी की शुरुआत सीमा पहले है ना, एमपी पहले है फिर यूपी है, फिर यूपी के बराबर में आपका बिहार है। उस तरीके से आप याद कर सकते हैं, 1, 9 और फिर 15, और है क्या, नवंबर। ठीक है। इसके अलावा एक आंध्र प्रदेश से और टूटा, ये तो लेटेस्ट है। आंध्र प्रदेश, कौन सा, तेलंगाना। ये आपको याद रहना चाहिए, 2 जून 2014। ठीक है। चलिए, यानी आर्टिकल नंबर 3 हमारा क्लियर हो गया। यानी अगर कोई राज्य है जिसका नाम बदलना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम आर्टिकल नंबर 3 पर जाएंगे। अब आर्टिकल नंबर 4 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 अगर इनको कोई प्रभावित करने वाला कानून बन रहा है, तो वो साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। अभी मैं आपको साधारण विधेयक भी बताऊंगा। ठीक है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कानून या विधेयक साधारण विधेयक से भी बनाया जा सकता है। मतलब यह है कि ऐसा कोई हमें कानून बनाना है और वो 1, 2 और 3 आर्टिकल को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, साधारण बहुमत से उसको पारित करा सकते हैं। देखिए, साधारण बहुमत का मतलब होता है, अगर हमारे संविधान में संशोधन करना हो, अगर हमारे संविधान में संशोधन करना हो, तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत वो संशोधन माना जाता है। ठीक है। कोई भी बदलाव अगर हमें करना है, संशोधन करना है, तो वो हम 368 के तहत मानते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है, 3/2 से राज्यसभा और लोकसभा से पास कराना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करके विधेयक बना देते हैं और संशोधन हो जाता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर कोई ऐसा कानून बनाना है जो आर्टिकल नंबर 1, 2 और 3, यानी 3 को प्रभावित, इन तीनों को कर रहा हो, तो हम उसको साधारण विधेयक से भी बना सकते हैं। मतलब कि वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, मतलब वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है। हम उसको सिंपल मेजोरिटी से भी पास करा के उसको कानून बना सकते हैं। बात क्लियर हो सकती है। ठीक है। हालांकि इसमें राष्ट्रपति ने बेरुबारे जो एक मामला था, उसने सर्वोच्च न्यायालय से वो मांगा था, परामर्श मांगा था। मैं उसको भी बता दे रहा हूं आपको। राष्ट्रपति ने एक मामला था, बेरुबारी मामला, बेरुबारी मामले में राष्ट्रपति ने किससे मांगा था परामर्श, वो मांगा था सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है कि उसको सलाह देनी ही है। ठीक है। और ये आर्टिकल होता है 143, 143 आर्टिकल होता है ये, जिसमें ऐसा सलाह मांगी जाती है। राष्ट्रपति ने बेरोजगारी मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। ठीक है। उन्होंने पूछा था कि क्या संसद अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भूभाग को विदेशी राज्य को दे सकती है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। अब लेने वाली बात तो हो गई, ठीक है, हम ले सकते हैं, क्या दे सकती है क्या।
तो उन्होंने बताया कि अगर देखिए मान लीजिए कि कोई राज्य बाहर से आ रहा है या किसी भी सीमा बदल रही है, किसी भी राज्य की सीमा बदलनी है, नाम बदलना है, तो आप साधारण विधेयक बना करके उसको बदल सकते हैं। संविधान संशोधन वो नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा एरिया है, आप उसको क्या कर रहे हैं, किसी विदेश को दे रहे हैं, किसी दूसरे देश को दे रहे हैं, अपने खुद के एरिया को, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 368 के तहत क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो इसीलिए अभी आप याद रखेंगे कि संविधान संशोधन करना पड़ता है ना। चलिए, हालांकि अभी आप करंट में देखेंगे कि 101 गांव थे जो कि बांग्लादेश को दे दिए गए थे, है ना, वो वाला एक मैटर था, तो इसी से संबंधित है वो। इससे आर्टिकल नंबर 4 से। ठीक है, अगर संविधान संशोधन करना पड़ेगा अगर कोई अपना भूभाग किसी अन्य देश को देना हो तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा द्वारा जो राज्य क्षेत्र थे 1949 में, वो कितने थे, कितने राज्य थे। ठीक है, तो जब संविधान सभा ने जब क्लियर कर दिया था 1949 में, तो उन्होंने कैटेगरीज बना रखी थी। तो ए श्रेणी, इस तरीके से चार कैटेगरी बना रखी थी। ए श्रेणी बनाई, है ना, और बी श्रेणी, और सी श्रेणी, और डी। ये चार श्रेणियां बनाई थी संविधान सभा ने। पहली बार जब संविधान पूरा हुआ, तब चार श्रेणियों में क्या थे, राज्य थे। ये जो ए श्रेणी वाले जो राज्य थे, ये वो राज्य थे जो जिस समय पर वहां अंग्रेजों का शासन रहा था, यानी गवर्नर रहा था। ये वो राज्य थे जिन पर गवर्नर का शासन रहा था। ठीक है, और ये वो राज्य थे जो बड़े, बहुत बड़े राज्य थे। और सी में उनको डाल दिया जो शाही राज्य थे। जैसे आप शाही राज्य, जैसे अजमेर है, भोपाल है ना, दिल्ली भी हो गया आपका, है ना, हिमाचल प्रदेश हो गया। और डी में वो डाल दिए जैसे जो अर्जित किए गए हैं, और अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार, ये राज्य डाल दिए। तो चार कैटेगरी में संविधान सभा ने फाइनली क्या किया, 1949 में चार श्रेणियों में हमारे राज्य बना करके तैयार किए। जैसे अगर देखें, हमारा जो यूपी जिसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश, ये पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। तो देखिए, संयुक्त प्रांत भी इसी में था। संयुक्त प्रांत था, असम था, किसमें, गवर्नर शासन वाले में, ए श्रेणी में। ठीक है, और बम्बई था, बिहार, है ना, एमपी, मध्य मध्य प्रांत जिसको बोलते थे, मध्य प्रांत। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें 10 ऐसे राज्य थे। ठीक है, 10 ऐसे राज्य थे जिनमें से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत है, बिहार है, बम्बई है, असम है, संयुक्त प्रांत है ना, और आंध्र प्रदेश भी था, आंध्र प्रदेश, पंजाब, है ना, उड़ीसा। इस तरीके से इसमें कई राज्य थे। बड़े राज्य कौन कौन से थे, जैसे कि हैदराबाद बड़ा राज्य था, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि मध्य भारत पूरा, मध्य भारत, मैसूर हो गया, पटियाला हो गया, राजस्थान हो गया, है ना, सॉरी, राजस्थान, राजस्थान यहाँ पर था शाही में। और आपका यहाँ पर अजमेर था, है ना, भोपाल, बिलासपुर, ये सब कैटेगरीज बना रखी थी। अंडमान निकोबार हो गया, और इसमें अर्जित राज्य जो भी थे उनको बनाया गया। इस तरीके से अगर देखें तो संविधान सभा ने कई राज्य बना दिए और उनकी कैटेगरी भी बना दी। लेकिन इनको संगठित करना बहुत जरूरी था, संगठित करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अगर आप देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देखिए 9 राज्य जो थे वो थे ब्रिटिश भारत वाले, बड़े बड़े राज्य ब्रिटिश भारत वाले। ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात बता रहे हैं हम, 1947 के। ठीक है, दूसरा 552, ये आप याद रखेंगे, 552 क्या थी, देसी रियासतें थी, देसी रियासतें।
ठीक है, 552, जिनमें से क्या होता है 549, 549 जो रियासतें हैं वो आसानी से हमारे देश में शामिल हो जाती हैं। लेकिन अब 552 में से आप 549 अगर घटा देंगे तो 3 रियासतें बचती हैं। ये 3 रियासतें बड़ी मुश्किल से हमारे देश में शामिल होती हैं और इसका जो क्रेडिट जाता है तीनों को शामिल करने का, वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पहले उप प्रधानमंत्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन रियासतों को, यानी जो 3 रियासतें थी उनके नाम क्या हैं, तो पहला आप याद रखेंगे जूनागढ़, दूसरा आप याद रखेंगे हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, 3 नाम हो गए, ये तीनों रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इनको शामिल करने का क्रेडिट किसको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लेकिन अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम में और आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन में नहीं मिलते, तब आप लगाएंगे यहां पर, इनके साथ थे इनके सचिव वीपी मेनन, याद रखेंगे, वीपी मेनन इनके सचिव थे। अगर आपको ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ना मिले तो वीपी मेनन मिलेगा, या फिर हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूरी तरीके से पूछा जाए कि इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ किसने दिया था, तो वीपी मेनन को भी इसका श्रेय जाता है। तो देखिए, जूनागढ़ बहुत बड़ा एक एरिया था। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, वहां पर एक जनमत संग्रह कराया, सरदार पटेल जी ने, वीपी मेनन जी ने जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है कि वहां की खुद की जनता, वो क्या है, वोटिंग सिस्टम, एक आप समझ लीजिए कि वोटिंग सिस्टम होता है कि आप हमारे देश में शामिल होना चाहते हैं, तो उनमें से ज्यादातर पब्लिक अगर ये कहती है हाँ जी हाँ हम आपके देश में शामिल होना चाहते हैं, तो उसको जनमत संग्रह के आधार पर क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। दूसरा बस्ता है हैदराबाद। देखिए, इसने बहुत मुश्किल डाली हैदराबाद ने। हैदराबाद के लिए क्या किया, सरदार पटेल ने और वीपी मेनन ने मिलकर के 12 सितंबर 1947 को क्या कर दिया, एक ऑपरेशन चलाया, और ये ऑपरेशन 5 दिन चलता है। उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, मैं यहां पर पूरा ही लिख देता हूं, ऑपरेशन पोलो, ये लीजिए, ऑपरेशन पोलो। कौन सा चलाया ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो। इस ऑपरेशन को हम दूसरा एक और नाम है उसके नाम से भी जानते हैं, कैटर पिलर। अगर ऑप्शन में देखिए, एग्जाम में क्या है कि ज़्यादातर ऑपरेशन पोलो ही दिया होता है, लेकिन अब जैसे कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, तो हो सकता है कि, देखिए क्वेश्चन तो बदल नहीं सकते, क्वेश्चन तो वही रहेंगे, और डेप्थ में जा सकता है, घुमा फिरा करके पूछ सकता है, तो वो आपसे कैटर पिलर का भी नाम दे सकता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। और ये 5 दिन तक ऑपरेशन चला था। फाइनली हैदराबाद ने घुटने टेक दिए और हमारे देश में शामिल हो गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर को अगर देखें तो जम्मू कश्मीर को हमने जो शामिल किया है, यहाँ पर एक विलय पत्र के थ्रू शामिल किया था, विलय पत्र। और विलय पत्र पर जो साइन हुए थे वो हुए हैं आपके 26 अक्टूबर 1947 को, याद रखेंगे 26 अक्टूबर को। ठीक है, ये साइन हुए हैं, और साइन किसने किए थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, ये जम्मू कश्मीर के शासक थे। कभी कभी ये पूछ सकता है आपसे, हालांकि ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट बता देता हूं, जिससे कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर भी एक बार तैयार हो जाएगा, और जब हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे तो वहां पर रिवाइज भी हो जाएगा। राजा हरि सिंह किस वंश के शासक थे, तो ये था डोगरा, ये डोगरा वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए, जब हमने देखा कि संविधान सभा ने तो इतने सारे राज्य बना दिए जिनको व्यवस्थित करना बहुत जरूरी था। ठीक है, तो क्या होता है कि सबसे पहला एक बनाई जाती है कमेटी। ठीक है, बोले तो कमीशन बनाया जाता है, एस के धर कमीशन, एस के धर आयोग। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस के थर आयोग बनाते हैं, जो कि क्या करेगा, ये इधर उधर जितने भी बहुत सारे राज्य हैं जिनको 4 कैटेगरी में बांटा था, ए बी सी डी। ठीक है,
इनको क्या करना था, व्यवस्थित करना था। तो इन्होंने क्या किया, काम स्टार्ट किया और ये बनाई जाती है 1948 में। सबसे पहली क्या होती है ये, हमारे देश को आज़ाद होने के बाद सबसे पहला आयोग था जो कि अब क्या करेगा, राज्यों को व्यवस्थित करेगा। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की और इसने बोला कि हम राज्यों का जो पुनर्गठन करेंगे वो प्रशासनिक आधार पर करेंगे। प्रशासनिक आधार पर इसने बोला, प्रशासनिक आधार पर करेंगे। अपनी रिपोर्ट इसने तैयार कर दी। इसी की रिपोर्ट को रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी बनाई जाती है जो बहुत फेमस है, जेवीपी कमेटी। सॉरी, मैं कमेटी बोल रहा हूं, आयोग, कमीशन, सॉरी। जीवीपी आयोग जो है बनाया गया। और ये कब बनता है, ये सेम 1948 में बनता है। तो ये क्या करेगा, जो प्रशासनिक आधार पर इन्होंने बताया है इसी का रिव्यू करेगा, है ना। तो अब ये पूछ लेता है कि ये जीवीपी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा क्या है इसमें। तो पहला आप याद रखेंगे, जे फॉर जवाहरलाल, और वी फॉर वल्लभ भाई पटेल। देखिए, अगर हमारे देश में प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो आज देश की स्थिति कुछ और होती, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी, जवाहरलाल नेहरू की बिल्कुल अलग विचारधारा थी। और इन्हीं की वजह से आज हमारा देश एक है ना। अदरवाइज हो सकता था कि जिस तरीके से आप देसी रियासतें देख रहे हैं तो बहुत मुश्किल से इन्होंने मनाया, और इनका जो स्वभाव था उस तरीके से वो शामिल भी हो गए। अदरवाइज बहुत बड़ा डिस्प्यूट उसी समय हो चुका था। वल्लभ भाई पटेल, वी फॉर, और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। सीतारमैया, ठीक है। ये तीन लोग हैं और तीनों लोगों के आप नाम याद रखेंगे। इन्होंने भी क्या कहा कि ठीक है, जो इन्होंने रिपोर्ट दी है एसके धर कमेटी ने, सॉरी कमेटी बोल रहा हूं मैं, आयोग ने, है ना। तो क्या है, प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। इन्होंने भी मान लिया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जब इन्होंने तय कर लिया कि हाँ हम अपना जो राज्यों का पुनर्गठन करेंगे वो प्रशासनिक आधार पर ही करेंगे, ठीक है। तो एक आंध्र प्रदेश में एक नेता थे और काफी बुजुर्ग भी थे, रामल्लू करके नाम था उनका, रामल्लू, ठीक है। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। कहते हैं कि 10 दिन का अनशन चला और उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से इतना ज्यादा विद्रोह हो गया और भड़क उठे लोग। इसी वजह से उन्होंने चाहा था कि नहीं, हम अपना जो राज्य बनाना चाहते हैं वो भाषा के आधार पर चाहते हैं। तो इसीलिए आप याद रखना कि भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बनता है, पहला राज्य। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। आप इस चीज को याद रखेंगे। कब बन रहा है, 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। रामल्लू वहां के एक नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया। वो चाहते थे कि हमारा जो राज्य है वो भाषा के आधार पर बने, ठीक है। चलिए, इसके बाद में क्या होता है, 1955 में, 1955 में राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है 1955 में। इसी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसीलिए हम इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, फजल अली आयोग, ठीक है। कभी कभी आपको बुक्स में भी ऐसे ही मिलेगा, फजल अली आयोग। तो क्या था, वो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था 1955 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सदस्य भी थे, तो सदस्य के नाम आप नोट करेंगे। दो सदस्य और थे जिनका नाम था, एक तो के एम पनिक्कर, ठीक है। दूसरे थे हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। ये दोनों नाम याद रखेंगे, के एम पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। किसमें थे ये, राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में, ठीक है। वैसे अगर हम आयोग की बात करें जो कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है,
तो देखिए, राज्यों का जो पुनर्गठन था ना वो 1893 में ही स्टार्ट हो गया था। आपको याद होगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल के विभाजन को भी एक आयोग बनाया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिसके बाद में बंगाल विभाजन हुआ। कर्जन का एक आता है नाम कि कर्जन की वजह से हुआ। हुआ तो कर्जन की वजह से ही था, लेकिन उसमें क्रेडिट किसको जाएगा? वहां पर थे एक सर हर्बर्ट रिसले। हर्बर्ट रिसले इसके अध्यक्ष थे। एक आयोग बनाया गया था जो उस समय पर राज्य सचिव थे, है ना? तो इसी का नाम था आयोग। इसको हर्बर्ट रिसले आयोग भी कहते थे। इसने बनाया कि यहाँ पर ना भाषा के आधार पर ही क्या कर देना चाहिए, हमें बंगाल का विभाजन कर देना चाहिए। तो आप बताइए कि भाषा के आधार पे था? नहीं। वहाँ पर जो किया गया था ना, समुदाय के आधार पर किया गया था। हिंदू मुस्लिम को अलग करने के लिए किया गया था। जबकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया था कि हम भाषा के आधार पर क्या कर रहे हैं, बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। ठीक है, 1905 में हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद भी आपको पता होना चाहिए कि 1911 में एक और आयोग बनता है जिसको हार्डिंग आयोग भी कहते हैं। हार्डिंग आयोग। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जो बंगाल विभाजन है उसको निरस्त कर देना चाहिए। तो बंगाल विभाजन निरस्त हुआ था 1911 में। बंगाल विभाजन निरस्त। ठीक है। चलिए, ये मैं आपको बताया है कि जो आयोग बने हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तभी से हो गई थी 1893 से। तो उसके अध्यक्ष हर्बर्ट रिसले आयोग जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे रिसले। इन्हीं की वजह से क्या हुआ था, हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था। उसके बाद में 1911 में एक हार्डिंग आयोग बनाया जिसने कि बंगाल विभाजन को रद्द करने की सिफारिश की थी। ठीक है। अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राज्य पुनर्गठन आयोग जिसको हम फजल अली आयोग कहते हैं। तो इसने अपनी सिफारिशों में क्या क्या कहा? इसने कहा कि देखिए, हमारे देश की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हमें राज्यों के पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है। और दूसरा कि अगर आपको राज्य बनाने हैं, पुनर्गठन करना है, तो भाषा को मुख्य आधार मानना होगा। अभी आप देख चुके हैं, पहले ही रामालू जी 10 दिन का अनशन करके उनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत बड़ा विरोध हुआ। तो उनको समझ में आ गया कि हमारे देश में अगर राज्यों का पुनर्गठन करना है तो भाषा को हमें मुख्य आधार रखना होगा। तो भाषा क्या है, मुख्य आधार माननी होगी। ठीक है। इस आधार पर ये जो आपका 1955 में जो बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा गया कि इस आधार पर हम 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। अब आप कहेंगे साहब ये राज्य तो ठीक है लेकिन केंद्र शासित प्रदेश क्या है? मैं अभी आपको समझाऊंगा कि केंद्र शासित प्रदेश को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ती है और क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो राज्य आपको समझ लेना है कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ये कौन कह रहा है? राज्य पुनर्गठन आयोग। अभी समझना आप, राज्य पुनर्गठन आयोग ने ये कहा कि 16 राज्य बना दीजिए। उन राज्यों के नाम उन्होंने दिए और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ बदलाव किया और सरकार ने बदलाव करके क्या कर दिया कि 14 तो राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। राज्य ने थोड़ा सा बदलाव किया और 16 राज्य की जगह 14 राज्य बनाए और 3 केंद्र शासित की जगह क्या किया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। अब हम केंद्र शासित प्रदेश, और ये कब बन रहे हैं? तो याद रखेंगे 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, अब हम उनको राज्यों को पढ़ते हैं। ठीक है। देखिएगा, आप इसमें जल्दबाजी कुछ भी ना करें। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझें, नोट डाउन करें। क्वेश्चन यहीं से, इतिहास में भी यहीं से बन जाते हैं और आपके पॉलिटी में तो यहाँ से बनते ही बनते हैं। ठीक है। तो पहला राज्य यानी 14 राज्य और 6। अब पहले राज्य को हम देखें, पहला है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है। दूसरा है पंजाब। तीसरा उत्तर प्रदेश। चौथा एमपी लिख देता हूं। पांचवा है बिहार। और बिहार इधर रह गया राजस्थान। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप जैसे इनके नाम भी याद करना चाहते हैं कि पहली बार जब
राज्य पुनर्गठन आयोग में 14 राज्य जो बने थे वो कौन कौन से थे? तो आप ऊपर से स्टार्ट करना मैप के हिसाब से। सबसे ऊपर आप मैप में देखेंगे जम्मू कश्मीर है कि नहीं? उसके नीचे की तरफ आप आएंगे तो वो है पंजाब है आपका। पंजाब से और नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड पे आप देखिए राजस्थान है, फिर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के नीचे एमपी है और उत्तर प्रदेश के बराबर में बिहार है। अब अगर आप मैप से याद करते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। और देखें इधर जब हम बिहार की तरफ पहुंचे, बिहार से नीचे की तरफ आप आएंगे तो उड़ीसा मिलेगा। और आपको इधर लेफ्ट में आप आ जाइए नीचे की तरफ तो आपको एक मिलेगा आंध्र प्रदेश और केरल। आंध्र प्रदेश, केरल, केरल और इधर का ये एरिया था एक मद्रास। मद्रास भी आपको इतिहास में हम पढ़ाएंगे कैसे कैसे अलग हुआ है ये। और पूर्वोत्तर राज्य में आए तो एक असम, और एक राज्य और रह गया राजस्थान से इधर की तरफ, बम्बई। बम्बई है ना, बम्बई हो गया, केरल हो गया और उड़ीसा भी हो गया, है ना, मद्रास हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल रह गया, पश्चिम बंगाल। अब हम देखते हैं 13 हो गए, कौन सा रह रहा है इसमें? जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, आंध्र प्रदेश, केरल हो गया, ठीक है। और एक मैसूर रह गया इसमें, मैसूर, मैसूर राज्य। ठीक है, ये 14 राज्य थे जो शुरुआत में बनाए। ठीक, अब हम 6 राज्य और देखते हैं जो केंद्र शासित थे, जिसमें कि आप पहला आप दिल्ली, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश नीचे की तरफ, दिल्ली से ऊपर है हिमाचल प्रदेश, और मणिपुर, पूर्वोत्तर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ठीक है, और आप लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, मिनिकॉय भी आता है इसमें, मिनिकॉय, और एक और अमीनी द्वीप। ठीक है, ये आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सिफारिश कितने राज्यों की गई थी, तो 16 राज्यों की गई थी और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की गई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि केंद्र शासित प्रदेश बनाने का कारण क्या है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश का बनाने का एक कारण नहीं होता है, इसके कारण होते हैं जैसे कि अगर वहां पर प्रशासनिक कोई कारण हो सकता है, राजनीतिक कोई कारण हो सकता है, सांस्कृतिक भिन्नताएं अगर वहां पर हैं तो आपका केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, कोई सामरिक अगर महत्व है उसका तो भी केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है, और किसी अनुसूचित जातियों के लिए, लोगों के लिए, अगर जनसंख्या के लिए वहां पर कोई विशेष प्रावधान करना हो तब भी क्या बन सकता है? केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक की बात करूं तो पहला हम देखेंगे दिल्ली बना है इससे। दिल्ली है, जैसे कि चंडीगढ़ है ना, बहुत छोटा है चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, सांस्कृतिक के महत्व से आप देखें तो पुदुचेरी है, जैसे कि दादरा नागरा हवेली है ना, और सामरिक महत्व के हिसाब से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भी है उसकी वजह से। और पिछड़े और अनुसूचित लोगों के लिए देखें, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनकी वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाना पड़ा, तो मिजोरम हो गया, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, जिनको बाद में क्या कर दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया है। तो आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कभी कि 1950 के बाद जो नए राज्य हैं वो कौन कौन से बने हैं, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश, तो दो तीन हम राज्य मेन मेन देख लेते हैं, और उसके बाद में आप देखेंगे कि 1 नवंबर को 1956 को आपका केरल बनता है। और केरल बना कैसे है? त्रावणकोर और कोचीन का एरिया, मालाबार तट आप सुनते होंगे, मालाबार एरिया, इन सबको मिलाकर के क्या बना दिया जाता है? केरल बना दिया जाता है। और याद रखेंगे गुजरात, ये इंपॉर्टेंट है, गुजरात और महाराष्ट्र,
ये कब बने हैं? क्योंकि दोनों एक ही से दो राज्य बने हैं, तो ये बने हैं 1 मई 1960 को। ठीक है, इसके बाद आप हरियाणा का भी याद रखना, हरियाणा ये भी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा कहाँ से अलग हुआ है? पंजाब से। ठीक है, इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड का मैंने बता दिया आपको, और झारखंड भी बता दिया था, तेलंगाना भी आपको बता दिया था। झारखंड आपको पता होगा केरल से अलग हुआ है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, 2 जून 2014 को अलग हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैंने बताया था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है ना, एमपी से अलग हुआ था। और आप उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड मैंने जब आपको बताया था तो मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ कि उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी आधिकारिक भाषा हिंदी के साथ साथ क्या है? संस्कृत है। इसको आप याद रखेंगे, उत्तराखंड की, इसकी उत्तराखंड की एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी संस्कृत क्या है? आधिकारिक भाषा है। यूपी की आपको पता होगा, यूपी की क्या है? यूपी की हिंदी है और उर्दू है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, उसमें अगर आपसे कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है, तो आप सिंपली जवाब देंगे ना, संसद। मैंने अभी बताया ना कि संसद क्या करती है? विधेयक पास करती है, और विधेयक साधारण विधेयक होता है तो उसको सम्मिलित कर लेती है। और अगर यहाँ से, हमारे देश से अगर कोई पर्टिकुलर एरिया अगर किसी दूसरे देश को देना है, तब उसको 368 के तहत क्या करना होगा? संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कब शुरू हुआ था? मैंने बताया था कि राष्ट्रपति ने एक मामले में क्या मांगी थी? सलाह मांगी थी सुप्रीम कोर्ट से। तब उन्होंने इसमें कहा था कि संविधान संशोधन करना आवश्यक है। इस स्थिति में आवश्यक नहीं है जब कोई दूसरा राज्य हमारे देश में लेना हो। ठीक है, अच्छा, दूसरा मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, इनके लिए 20 सीटें क्या हैं? 20 सीटें जो हैं वो रिजर्व हैं केंद्र शासितों के लिए। ठीक है, और एक और पॉइंट, जैसे कि करंट का क्वेश्चन है वो, कि जम्मू कश्मीर का जो विभाजन होकर के दो नए राज्य बने हैं, वो कब बने हैं? जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ है वो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। ये करंट का है, इसलिए मैंने साथ के साथ बता दिया। ठीक है, ये पॉइंट यहां तक आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहां पर हम दो तीन पॉइंट और हैं जिनको समझ लें, और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे उसको। मैं इसमें आपको ये पॉइंट बता देता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, है ना, तो देखो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर हेडिंग बना करके आपको नोट डाउन करा देता हूँ, क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर, तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर अगर सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछता है राज्य कौन सा है, तो सबसे पहला राज्य है, प्रथम लिख देता हूं यहाँ पर, प्रथम, फर्स्ट, वो है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, एरिया की बात करें तो इसने 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का एरिया घेर रखा है, जो कि पूरे भारत का अगर देखें तो 10.41% है। दूसरे नंबर पे आप देखें, सेकंड, नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश, जिसका जो एरिया है वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9.37% घेरता है पूरे भारत का। ठीक है, इसके बाद आप थर्ड जानते ही होंगे, महाराष्ट्र है। हम टॉप 5 यहाँ पर मेंशन करेंगे, आप इन्हीं को याद कर लेना। फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एग्जाम कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो इसलिए उत्तर प्रदेश का आपको याद करना जरूरी है। तो 2,36,286 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। अगर पूछता है कि साहब इसका कितना परसेंट घेर रहा है, तो 7.18% घेरता है। इसकी आपको वो भी पता होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, हिंदी और उर्दू इसकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, ये तो हो गए बड़े बड़े।
एक और उत्तर प्रदेश के बाद कभी पूछ लेता है तो याद रखना टॉप 5 में, 5th में गुजरात। गुजरात है इसके बाद। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात सबसे बड़े राज्यों की। अगर बड़े राज्यों में भी पूछता है कि जिले सबसे ज्यादा किसमें हैं, है ना। एक बार मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितना लंबा हो रहा है। अगर बहुत लंबा है तो हम इसको क्या करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। कोई बात नहीं, 50 मिनट का वीडियो हुआ है, हम और इसको कंटिन्यू करके इसको टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। तो गुजरात, गुजरात के बाद अगर पूछता है जिले वाइज बताइए, तो जिले सबसे ज्यादा किसमें है वो बता देता हूँ मैं आपको। जिले सबसे ज्यादा जिले यूपी में हैं, 75 जिले हैं। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा, यूपी फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद यूपी के बाद में आना चाहिए आपका एमपी। एमपी में आपके 52 जिले हैं, जो कि दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपका आएगा बिहार। बिहार में आपके 38 जिले हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे, मैं जिले वाइज बता रहा हूँ आपको। यूपी में सबसे ज्यादा जिले हैं, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। यूपी में 75 जिले हैं, सबसे पहले नंबर पे है। एमपी दूसरे नंबर पे 52 जिले हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे बिहार आ गया 38। और फोर्थ नंबर पे हम ले लेते हैं, बिहार के बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु इसमें कितने हैं, 37, इससे एक कम है, तो ये फोर्थ नंबर पे है। फिफ्थ नंबर का भी आप याद कर लेना, फिफ्थ का महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, 36 है। ये फिफ्थ नंबर का है, सबसे बड़े जिले। यानी ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं। तो यूपी पहले नंबर पे, एमपी दूसरा, बिहार तीसरा, तमिलनाडु चौथा और महाराष्ट्र पांचवा। ठीक है, एक पॉइंट मैंने 5 बता दिए, एक पॉइंट आप करंट के हिसाब से याद रखेंगे कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक में 30 जिले हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक अभी अभी करेंटली क्या किया गया है, ऐड करने की बात कही गई है। इसमें कौन सा किया जाएगा, वो किया जाएगा विजयनगर। अब आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा विजयनगर साम्राज्य। ये वही विजयनगर साम्राज्य जहां पर खंडर पड़े हुए हैं। इस विजयनगर जिले को बना करके हम क्या कर देंगे, कर्नाटक में 31 जिले कर देंगे। तो कर्नाटक आपको किस लिहाज से याद रखना है, करंट के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो ये तो जिले की बात होगी। अब सबसे कम जिले, जो राज्यों में सबसे कम जिले कौन से हैं, राज्यों में सबसे कम जिले, पहले नंबर पे है आपका सबसे कम जिले वाला गोवा, सबसे छोटा है। इसमें केवल और केवल 2 जिले हैं। मैं केवल राज्यों की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, केंद्र शासित को हम अलग से नोट करेंगे। गोवा है ऐसा जिसमें क्या है, दो, केवल 2 जिले हैं, सबसे छोटा है ये। गोवा के बाद है सिक्किम 4, ये थोड़ा बड़ा है इससे। तीसरा त्रिपुरा 8। ठीक है, 3 याद कर लीजिए, 4 काफी है। चलो एक को बता देता हूँ, नागालैंड। नागालैंड में आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो क्या है, अंग्रेजी है। हालांकि नागालैंड के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी है ना, अरुणाचल प्रदेश को भी याद रखेंगे। नागालैंड यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आ जाता है, इसमें केवल 11 जिले हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ अंग्रेजी भाषा, इसकी क्या है, आधिकारिक है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ये 2 राज्य हैं जिनकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। ठीक है, ये तो हमने राज्यों की बात की। अब हम केंद्र शासित को और देख लेते हैं। केंद्र शासित, केंद्र शासित में सबसे बड़ा जो जिला है, यहां पर लिख देते हैं केंद्र शासित, सबसे बड़े। तो फर्स्ट नंबर पे, अच्छा ये हमने जो देखा जिले की बात देखी थी ना, जिले की, इन दोनों में हमने जिले की बात देख ली, लेकिन हमने राज्यों में ये नहीं देखा, और ये मैं शायद भूल गया। राज्यों में हमने एरिया वाइज सबसे बड़े तो देख लिए, छोटे नहीं देखे। छोटे भी मैं आपको बता दूं, देखिए छोटे देखते हैं, सबसे छोटे राज्य याद रखें, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बता रहा, सबसे छोटे राज्य। तो पहला याद रखेंगे, सबसे छोटा जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है,
और जिले वाइज भी हमने देखा, सबसे छोटा था राज्य। दूसरा, गोवा के बाद हम देखेंगे सिक्किम, ठीक है, और उसके बाद है त्रिपुरा, ठीक। त्रिपुरा, ये त्रिपुरा वही त्रिपुरा है, यहीं पर एक डीएम साहब का एक मैटर हुआ था, जिन्होंने किसी शादी समारोह में जाकर के, एक डॉक्टर था, है ना, डीएम साहब ने उसी के थप्पड़ मार दिए थे और अभद्रता की थी उस शादी में, उनको सस्पेंड भी किया गया था। ये वही त्रिपुरा है ना, यादव करके उनका नाम था, जो डीएम थे इनको और ये डीएम भी डॉक्टर थे, ये पहले डॉक्टर थे, उसके बाद आईएएस बने। तो उन्होंने अपने ही प्रोफेशन वाले को, जो इनका एक्स प्रोफेशन था, उसी को मतलब थप्पड़ मार दिया था और बहुत अभद्रता की थी। पंडित था वहाँ का, उसको भी थप्पड़ मार दिया था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट में आए थे। तो त्रिपुरा आपका तीसरे नंबर पे है, जो कि छोटे राज्यों में बात करें तो पहला सबसे छोटा गोवा है, उससे बड़ा थोड़ा सा सिक्किम है और उससे बड़ा त्रिपुरा है। ये एरिया वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ये भी पूछ ले कभी कि ना साहब इसका एरिया कितना है गोवा का, हालांकि ऐसा नहीं पूछता कभी, लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए 3702 वर्ग किलोमीटर है, और ये एरिया अगर घेरे तो 0.11% घेरता है पूरे इंडिया का, ठीक है। चलिए, ऐसे तो फिर बहुत सारी चीज़ें याद करने को हो जाएगी, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। देखिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप हर चीज़ को याद करेंगे, समझेंगे, तभी आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी ही करते रह जाते हैं, बट सिलेक्शन नहीं होता, रीज़न कि वो पॉइंट जो एग्ज़ाम में आते हैं उनको याद नहीं रखते। एलिमिनेशन एलिमिनेशन करने का मौका तभी तो मिलेगा गवर्नमेंट को एग्ज़ाम में। चलिए, हम अगला देखते हैं। हमने देख लिया केंद्र शासित प्रदेश, देखते हैं जो कि सबसे बड़े हैं। सबसे पहला है लद्दाख, फर्स्ट नंबर पे है लद्दाख, ठीक है। दूसरे नंबर पे है JNK, ठीक है। तीसरे पे है अंडमान निकोबार, ठीक। इनमें सबसे ज़्यादा ज़िले अगर देखें तो इनमें सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या हैं, ज़िले हैं, 22 ज़िले हैं। और दिल्ली भी रह गया ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली, दिल्ली में कितने हैं, दिल्ली में 11 हैं, तो 11 दिल्ली में हैं और इसमें कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। एरिया में दिल्ली का कोई इधर उधर का नहीं है, यानी याद रखेंगे लद्दाख सबसे बड़ा है, जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार है, किसमें, एरिया वाइज में, ठीक है। और सबसे छोटे अगर देखें, सबसे छोटे, तो सबसे छोटे हैं, पहला आपका लक्षद्वीप सबसे छोटा है। लक्षद्वीप का कभी कभी सबसे छोटा है, चूंकि सबसे छोटा है इसलिए कभी कभी एरिया पूछ लेता है, तो याद रखेंगे मात्र 32 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका, मात्र वर्ग किलोमीटर 32, ये पूछ लेता है, क्योंकि भाई अब आप टोटल देखोगे ना तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सबसे छोटा तो जो है 32 वर्ग किलोमीटर का ये हो गया। राज्य पूछता है तो आपको गोवा लगाना है, केंद्र शासित पूछता है तो लक्षद्वीप लगाना है, और अगर पूरा पूछ ले कि केंद्र शासित और उसमें बताइए राज्यों में, तो आपका लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। दूसरा लक्षद्वीप के बाद चंडीगढ़, चंडीगढ़ इससे थोड़ा सा बड़ा है, सबसे छोटे की बात हो रही है यहाँ से, तो यहाँ पे 114 वर्ग किलोमीटर में है ये, और उसके बाद पुदुचेरी, ठीक है। सबसे कम अगर जिले देखें, सबसे कम जिले देखिए, आप इनको पॉइंट्स बनाइएगा और नोट डाउन करिएगा, मैंने बस शॉर्ट में आपको बताया है लिख लिख करके, जिससे कि आप इसके नोट्स जरूर बनाएं। सबसे कम जिले की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आप लक्षद्वीप लिखेंगे, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में एक जिला है और इसके साथ में है चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी एक जिला है। सबसे कम जिले किस में हो गए, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ में। पूछता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा कौन सा है जिसमें सबसे कम जिले हैं, तो लक्षद्वीप भी हो सकता है और चंडीगढ़ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में लद्दाख है,
लद्दाख में तो केवल 2 ही ज़िले हैं, लद्दाख, जबकि एरिया बहुत है उसका, 2 ज़िले हैं, ठीक है? और उसके बाद अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में 3 ज़िले हैं और दादर नागर हवेली उसमें भी 3 ज़िले हैं, ठीक है? ये हमने आज जो सीखा, आज ये सीखा कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने क्या-क्या किया, कितने राज्य बनाए और एक्चुअल में राज्य कितने बने, है ना? उनकी भाषाएँ भी हमने देख ली, है ना? ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कर ली हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मेल भी कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।